हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 42 जिसमें हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी आज हम देखने वाले हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है जावा के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को रिकॉल करें। फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत हमें तभी समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा मतलब एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो वो कहाँ रहता है? वैसे तो आपने प्रोग्राम एक फ़ाइल के रूप में बना के सेव करा हुआ है। कोई भी सॉफ्टवेयर सेव है, कहाँ सेव है? हार्ड डिस्क में ना। आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके अंदर आपने सेव करके रखा हुआ है अपना प्रोग्राम। लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं, चलाते हैं, तो वो कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है रैम में। यस, और रैम में आपके प्रोग्राम को मेमोरी मिल जाती है। ये सपोज करिए वो मेमोरी है जिसमें आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो रैम के अंदर और भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम को ये मेमोरी मिली हुई है। अच्छा, आपके प्रोग्राम में आपने कई सारे वेरिएबल्स बनाए होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, यानी वो मेमोरी स्पेसेस बनाई होती हैं जिनको आप एक्सेस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और जिनके अंदर आप डेटा रखने वाले हैं। अब डेटा की अगर अपन बात कर रहे थे तो डेटा क्या है? कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रोग्राम हम डेटा को हैंडल करने के लिए ही बनाते हैं। सोचिए, यदि मुझे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो 2 नंबर क्या है? डेटा। यदि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करे, जैसे डिक्शनरी में अपने को वर्ड फाइंड आउट करना होता है, तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स क्या है? डेटा। तो वो डेटा भी तो कहीं रखोगे ना। तो आप वेरिएबल्स बनाते हो अपने प्रोग्राम में और वेरिएबल्स के अंदर डेटा रखते हो। ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखते हो। तो ऑब्जेक्ट हो या वेरिएबल हो, वो माध्यम है जिसके अंदर हम डेटा रखेंगे। वेरिएबल में डेटा क्यों रखते हैं? ताकि डेटा कुछ देर तक एग्जिस्ट करे, ताकि हम उस पर कोई प्रोसेसिंग टास्क कर सकें। भाई, मुझे उस डेटा का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना है मतलब उसको यूज़ करके कोई एक्शन परफॉर्म करना है। और हो सकता है कि मुझे मल्टीपल टाइम्स इस डेटा की ज़रूरत पड़े। तो मेरे प्रोग्राम में कुछ कोड मैंने लिखा होगा, ये वो स्टेप्स होंगी जो चलेंगी तो इस डेटा का इस्तेमाल करेंगी। तो ये डेटा परसिस्ट करना चाहिए। परसिस्ट मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए, वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए तब तक जब तक कि मेरा ये टास्क पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो वेरिएबल से डेटा को एक लाइफ मिल जाती है। एक लंबे समय तक वो डेटा एग्जिस्ट करता रहता है जब तक कि ये स्टेप्स पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो डेटा परसिस्टेंस क्या है? डेटा का एग्जिस्टेंस, डेटा की मौजूदगी। अब डेटा की मौजूदगी आपको कितने समय के लिए चाहिए, यानी कितनी देर तक आप चाहते हैं कि डेटा एग्जिस्टेंस उसका बना रहे? तो ये जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, तो यानी जब तक हमारी स्टेप नहीं चल जाती है पूरी, तब तक हम चाहेंगे कि ये वेरिएबल के अंदर डेटा परसिस्ट करे। अच्छा, ये वेरिएबल जो है, ये लोकल वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जिसके बारे में जावा में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी अपनी एक लाइफ होती है। लाइफ का मतलब ये हुआ कि वो बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके बीच में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया है, तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल होता है वो वेरिएबल क्रिएट होता है, और फंक्शन का जब कोड ख़त्म हो जाता है और फंक्शन एंड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के अंदर के सारे वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये लाइफ हुई उन वेरिएबल्स की। तो एक प्रोग्राम की लाइफ में वेरिएबल्स की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ से नॉर्मली छोटी होती है। चलो, कोई वेरिएबल बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भी जी रहा है तो भी वो प्रोग्राम की ज़िंदगी से बड़ी ज़िंदगी नहीं जी सकता। यानी कोई भी वेरिएबल की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ से कम ही होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसे भी टास्क हो सकते हैं जिनको करने के लिए प्रोग्राम की लाइफ एंड हो जाने पर भी डेटा का एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड हो? देखिए,
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ पैसे अपने अकाउंट में जमा करें, तो आपने जो अमाउंट अपने अकाउंट में जमा करा है वो इस वेरिएबल में रख दिया गया है। अब दूसरे दिन या कुछ दिनों के बाद आप वो पैसा विड्रॉ करने के लिए आते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? जिस दिन आपने पैसा जमा किया था तब ये कोड चला था, इस वेरिएबल के अंदर कितना अमाउंट आपने जमा किया वो डिटेल भी आ गई थी, वो डेटा भी आ गया था। लेकिन शाम को तो बैंक वालों ने प्रोग्राम तो बंद कर ही दिए होंगे, सारे प्रोग्राम बंद हो गए होंगे, कंप्यूटर्स ऑफ करके चले गए होंगे। तो क्या हुआ होगा? ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है जब एंड होगा तो ये वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे ना। अब कई दिनों बाद जब वो आप दोबारा जाते हैं बैंक में, तो उस समय ये प्रोग्राम दोबारा चालू किया जाता है, तो ये वेरिएबल तो नया बनता है, दोबारा बनता है। तो इसमें उस समय पहले क्या डेटा था इतने दिन पहले, ये कैसे इसके पास रहेगा? यानी कि प्रोग्राम की ज़िंदगी से ज़्यादा आपको इस डेटा की ज़िंदगी चाहिए। आप चाहते थे कि ये डेटा परसिस्ट करे चाहे प्रोग्राम एंड होकर दोबारा स्टार्ट हुआ। अब ये कैसे होगा? प्रोग्राम अगर एंड हो जाएगा तो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इस डेटा को स्टोर करेंगे एक ऐसे मेमोरी मीडियम में जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकता हो। अब रैम में तो कोई डेटा परमानेंटली स्टोर हो नहीं सकता, इसलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज का सहारा लेंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क। हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क में बनाएंगे एक फाइल, और इस फाइल के अंदर इस वेरिएबल का डेटा पहुंचा देंगे। क्या होगा इससे? प्रोग्राम में जब पहली बार आपने पैसा जमा किया था तो इस वेरिएबल में आया था, फिर इस वेरिएबल से डेटा कहाँ चला गया था? इस फाइल में चला गया था। अब ये प्रोग्राम एंड हो गया तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन डेटा अभी भी परसिस्ट कर रहा है इस फाइल के अंदर। अगली बार जब कई दिनों बाद आप दोबारा बैंक जाते हैं, दोबारा पैसा आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ये प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हुआ, ये वेरिएबल नए सिरे से बना। पर इस वेरिएबल के बनते ही हम क्या करना चाहेंगे कि इस फाइल में जो डेटा रखा था वो वापस लेकर आएं और इस वेरिएबल में रख लें। क्या हुआ इससे? इससे ये हुआ कि डेटा वापस से इस वेरिएबल में आ गया, वो डेटा जो हमने फाइल में रख दिया था। अब यूज़र को तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि वेरिएबल कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, ये डेटा तो हमेशा से उसके अंदर मौजूद था, जबकि सच्चाई क्या है अब आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर फाइल्स पिक्चर में आती है, यानी फाइल्स के अंदर आपको रखना पड़ता है डेटा। फाइल के अंदर डेटा रखना, फाइल के अंदर से डेटा निकालना और फाइल से जुड़े तमाम काम करना, यही कहलाता है फाइल हैंडलिंग। अब ये सब भी तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, तो आपके प्रोग्राम में आपने जो कोड लिखा होगा वो कोड जिसके कारण फाइल हैंडलिंग होती है, यानी कोई कोड लिखा होगा जिसके कारण वेरिएबल का डेटा फाइल में जाता होगा, कोई कोड लिखा होगा जिससे फाइल का डेटा वेरिएबल में आता होगा, या कोई कोड लिखा होगा फाइल बनाने के लिए, कोई कोड लिखा होगा फाइल को तरह तरह से एक्सेस करने के लिए। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो फाइल से रिलेटेड हो सकती हैं। वो सारा का सारा कोड इसलिए लिखा जा रहा है कि हमारा प्रोग्राम फाइल्स को हैंडल कर सके। तो यही कोडिंग हमको अब सीखनी है, इसी को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। जावा आईओ एक पैकेज का नाम है। पैकेजेस का कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता है जावा के अंदर। तो जावा में जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमको मिलती है उसमें एक आईओ यानी इनपुट आउटपुट नाम से एक प्री डिफाइंड पैकेज है जिसके अंदर कई सारी क्लासेस हैं। तो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट क्या होता है? हमारे वेरिएबल्स में डेटा एक्सटर्नल रिसोर्स से आना, ये इनपुट है, और हमारे वेरिएबल्स का डेटा या हमारे प्रोग्राम का डेटा एक्सटर्नल रिसोर्स पर जाना आउटपुट कहलाता है। चाहे फिर वो रिसोर्स मॉनिटर हो जिसमें मुझे कुछ प्रिंट कराना हो, या रिसोर्स कीबोर्ड हो जिससे कि मुझे इनपुट लेना हो, या फिर वो फाइल हो। मॉनिटर कीबोर्ड की जगह फाइल भी हो सकती है, हमारे वेरिएबल का डेटा फाइल में जा रहा है। ये सभी क्या है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो क्लासेस बनी है वो आईओ पैकेज के अंदर मौजूद है। इन क्लासेस के पास फंक्शंस हैं जिससे कि आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं।
ऑल दीज स्ट्रीम्स इनपुट सोर्स एंड एन आउटपुट डेस्टिनेशन। अब ये स्ट्रीम क्या है इसको भी हमें थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा आगे की स्लाइड में समझते हैं स्ट्रीम क्या होता है। जावा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल सपोर्ट फॉर IO रिलेटेड टू फाइल्स। अच्छा, इनपुट आउटपुट तो बड़ा जनरलाइज्ड हो गया, इनपुट कीबोर्ड से भी हो रहा है, आउटपुट मॉनिटर पे भी जा रहा है, फाइल भी हो सकती है इसकी जगह पर। तो इनपुट आउटपुट तो बहुत सारे डिवाइसेस से रिलेटेड बात है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर फाइल की बात करें तो हमारे पास फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, फाइल के साथ जुड़े इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी ढेर सारी क्लासेस मौजूद हैं। जावा फाइल हैंडलिंग क्या है? तो फाइल हैंडलिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। नॉर्मली हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है फाइल हैंडलिंग के टास्क को परफॉर्म करने की, तो जावा भी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आइए अब हम समझते हैं कि ये स्ट्रीम क्या भला है, स्ट्रीम क्या होती है। तो जरा स्ट्रीम की डेफिनेशन पे गौर करिए। स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट्स अ सोर्स और अ डेस्टिनेशन। स्ट्रीम क्या है? या तो सोर्स को रिप्रेजेंट करती है या डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो जैसे कि अभी हम डायग्राम में समझ रहे थे, तो यहाँ पर अब स्ट्रीम क्या है। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है, किसी भी एंटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्स है फाइल, ये हमारे प्रोग्राम के बाहर का रिसोर्स, ये आउटपुट डेस्टिनेशन भी हो सकता है और इनपुट सोर्स भी हो सकता है। तो ये जो फाइल है प्लस ये जो चैनल है आने जाने का, ये सिस्टम स्ट्रीम है। स्ट्रीम को वैसे अपन क्या सोचते हैं? स्ट्रीम मतलब बहाव। तो सीक्वेंस ऑफ डेटा 01। आपने कन्वेयर बेल्ट देखी होगी, जैसे एयरपोर्ट पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे सामान के लिए एक ऐसी बेल्ट रहती है, ठीक है, जो रोटेट होती रहती है, ठीक है, इस तरह से, और सामान इसके ऊपर रखा रहता है, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, अपने सामान का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से सामान आते जा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये कन्वेयर बेल्ट से आप एक एक चीज़ उठा सकते हो, आप रैंडमली चीज़ें नहीं उठा सकते। ये स्ट्रीम है, यानी डेटा अगर फाइल से आ रहा है तो ये इनपुट स्ट्रीम है। अगर डेटा वेरिएबल से फाइल की तरफ जा रहा है तो ये आउटपुट स्ट्रीम है। और स्ट्रीम ना केवल इस बहाव को रिप्रेजेंट करती है बल्कि साथ में उस सोर्स को भी रिप्रेजेंट करती है जिससे डेटा आ रहा है या वो डेस्टिनेशन जिस पर डेटा जा रहा है। ये रिसोर्स जो है दैट इज फाइल। तो हम ऑब्जेक्ट के जरिए किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा। तो कुछ क्लासेस हैं जिनका ऑब्जेक्ट बनाकर मैं स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो कोई क्लास है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो ना केवल इनपुट या आउटपुट में से किसी एक स्ट्रीम को कर रही होगी रिप्रेजेंट, बल्कि वो ऑब्जेक्ट साथ में ये भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि सोर्स या डेस्टिनेशन क्या है। तो जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट्स अ सोर्स। तो इनपुट के केस में इनपुट कहां से हो रहा है तो वो सोर्स कहलाएगा। जो फाइल का डेटा हमको अपने वेरिएबल्स में लाना है वो सोर्स होगी। स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट्स अ डेस्टिनेशन, मतलब जब हम अपने वेरिएबल्स का डेटा फाइल में भेजते हैं तो फाइल डेस्टिनेशन हो गया। तो ये स्ट्रीम है बेसिकली। स्ट्रीम सपोर्ट अ ह्यूज रेंज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग डिस्क फाइल, एरेज, अदर डिवाइसेस, अदर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। तो ये जो स्ट्रीम है ये कोई क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं और ऑब्जेक्ट किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट उस सोर्स या डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फाइल है। अब ये जो स्ट्रीम्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या फ़र्क है? तो देखिए, बाइट स्ट्रीम का मतलब ये होता है, सबसे बेसिक टाइप की स्ट्रीम होती है।
इसमें सिर्फ डेटा की इंटरप्रिटेशन का अंतर होता है। जब आप बोलते हो बाइट स्ट्रीम, तो डेटा रॉ सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1 है। रॉ सीक्वेंस मतलब मेरे को ये नहीं मालूम कि ये डेटा क्या है, ये सॉन्ग का सिग्नल है, वीडियो का सिग्नल है या टेक्स्ट है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरे को तो ये एक बाइट, फिर अगली बाइट, फिर अगली बाइट, ऐसे करके बाइट्स के रूप में मैं देखता हूँ। बाइट इज 8 बिट्स। और जो कैरेक्टर स्ट्रीम है वो बेसिकली डेटा को कैरेक्टर मानती है, यानी सीक्वेंस ऑफ few zeros and ones collectively one letter, one character. Similarly, another sequence of 0 1 becomes another character. So हमारा जो परसेप्शन है वो इस तरह से है कि बाइट स्ट्रीम है तो सीक्वेंस ऑफ 0 1 आ रहा है विदाउट बॉदरिंग कि वो डेटा क्या है। और जब कैरेक्टर स्ट्रीम है तो जो 0 1 ट्रैवल कर रहा है उसमें 0 1 का कुछ बंच लेंगे हम और उसे बोलेंगे एक कैरेक्टर, फिर अगला कैरेक्टर, फिर अगला कैरेक्टर, ऐसे करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रैवल कर रहा है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि कैरेक्टर स्ट्रीम क्या है। कैरेक्टर स्ट्रीम में हम स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इजीली हैंडल कर लेते हैं, जैसे कि जो यूनिकोड होते हैं, आस्की कोड होते हैं, इन कोडिंग्स को समझना आसान है। अभी अगर रॉ स्टाइल में 0 1 का सीक्वेंस आ रहा होगा तो वो 0 1 स्मॉल ए है कि कैपिटल ए है, या डेल्टा सिंबल है, या हैश सिंबल है, या क्वेश्चन मार्क है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा 0 1 के सीक्वेंस को देखकर। तो कैरेक्टर स्ट्रीम में बेसिकली कैरेक्टर स्ट्रीम एक रैपिंग है बाइट स्ट्रीम पे, यानी इंटरनली वो भी बाइट स्ट्रीम को यूज़ करती है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम एक डिराइव्ड फॉर्मेट है बाइट स्ट्रीम के ऊपर बनाई गई है। तो इंटरनली ये बाइट स्ट्रीम को यूज़ करके ही रॉ फैशन में 0 1 को ही देखती है, लेकिन ये कैरेक्टर स्ट्रीम जब हम यूज़ करते हैं तो हमको डेटा एज अ कैरेक्टर प्रतीत होता है। हमको ऐसा लगता है कि डेटा क्या है, कैरेक्टर्स हैं, जबकि वो इंटरनली बाइट स्ट्रीम को ही यूज़ करके बनाई गई है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ क्लासेस हैं, बाइट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ क्लासेस हैं। जैसे ये क्लासेस हैं जो बाइट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये वो क्लासेस हैं जो कैरेक्टर स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो होता ये कि जो कैरेक्टर स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाली क्लासेस हैं उनके पास ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बिट्स को या बाइट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक कैरेक्टर के रूप में। तो जो यूज़र फ्रेंडली नोटेशंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके लिए डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स हैं, उनको हम इसमें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। फिर एक और बात ये रहती है कि अलग अलग कोडिंग टेक्निक के हिसाब से एक कैरेक्टर का साइज़ भी क्या होगा ये निर्धारित होता है, यानी एक कैरेक्टर कितने बिट से मिलकर बनेगा ये कोडिंग टेक्निक पे डिपेंड करता है। तो जैसे आस्की कोड है तो 8 बिट्स को मिलाकर एक कैरेक्टर बनेगा, यूनिकोड है तो वहाँ पे 2 बाइट्स को मिलाकर यानी 16 बिट्स को मिलाकर एक कैरेक्टर बनेगा। तो अलग अलग कोडिंग टेक्निक में कैरेक्टर का साइज़ भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम में। तो 2 तरह की ये स्ट्रीम्स हैं और इन दोनों में कई सारी क्लासेस हैं और इनको अपन देखेंगे अपने आगे की वीडियोस में। फाइल हैंडलिंग के इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, और यदि आप इस तरह का अभी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसमें काफ़ी सारे वीडियोस रखे हुए हैं ऑलरेडी और कई सारे वीडियोस इसमें आने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग में कोडिंग पार्ट को मैं आगे के वीडियोस में कवर करने वाला हूं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे मैंने अपने YouTube के सारे वीडियोस को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखा हुआ है जो अलग अलग चैनल्स पर, तो आप उसको ज़रूर देखिए। इसके साथ ही आप उसमें ये भी देखेंगे कि मैं कौन से वीडियोस नेक्स्ट अपलोड करने वाला हूं और कौन से अभी रिसेंटली वीडियोस अपलोड करे हैं। इसके अलावा आप प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी उसमें देख सकते हैं। कई सारी लैंग्वेजेस के वीडियोस उसमें हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए अपने फेसबुक वॉल पे, इस वीडियो को भी और इस वेबसाइट को भी। देखिए मेरा मकसद है कि हिंदी में ये सारे वीडियोस
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। जिन लोगों को इंग्लिश में सीखने में दिक्कत जाती है या किसी भी वजह से उनको सीखने में दिक्कत जा रही है, तो वो लोग इन वीडियोस के सहारे आसानी से सीख सकें। और अगर किसी को, जैसा कि रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आपको इससे फ़ायदा महसूस हो रहा है तो मान के चलिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।